हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं सर जून 22 स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप जून 22 एग्जाम दे रहे हैं, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, कोई भी ग्रुप दे रहे हो, आपको ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें इग्नोरेंस आपका काम नहीं चलेगा, सॉरी बोल के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं करूंगा। सारी बातें वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, अच्छे से सारी बातें बताऊंगा। आपको पूरा वीडियो देखना है और बस शेयर कर देना है, ताकि सारे फ्रेंड्स जो मुझे नहीं जानते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि इसमें आपने कहीं भी गड़बड़ की तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि ये एग्जाम इंस्ट्रक्शंस हैं, आईसीएसआई के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपको पूरे पता होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो फटाफट लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, आईसीएसआई की वेबसाइट से। आपने अभी तक कर दिया होगा, आई होप सो। और आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई कर लेना है कि आपका नाम, ग्रुप, ये वो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी करेक्ट है, परफेक्ट है। और ऐसा एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है आपको इंस्टीट्यूट में कंप्लेन रेज करना है। कोई और कुछ भी नहीं कर पाएगा, इंस्टीट्यूट ही उसको रेक्टिफाई कर पाएगा, या क्या करना है वो बता पाएगा। तो इंस्टीट्यूट में कंप्लेन रेज करके जो भी है आप सुलटा लें। ठीक है, फिर है कि इंस्ट्रक्शंस वही ओएमआर का हम देखेंगे आगे। अब कैरी क्या करना है, ध्यान दो, कैरी क्या करना है। दो चीजें कैरी करनी है। नंबर वन, एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड जो आपको डाउनलोड करके आपने लिया होगा, एडमिट कार्ड। और सेकंड है स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, नीचे पढ़ेंगे अपन कि स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड का भी क्या है। ठीक है, आपको पता ही है, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड आपके आईडी में, ऑनलाइन आईडी में रहता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो आईसीएसआई का स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड आपको कैरी करना है। ठीक है, फिर है तो कैरी मतलब दो ही चीज करनी है, मैंडेटरी दो चीजें कैरी करनी है, दैट इज एडमिट कार्ड और सेकंड है स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। इसके अलावा आप क्या और कैरी कर सकते हो वो भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आप और क्या कैरी कर सकते हो कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो उसका कोई लेटर होगा आपके पास, तो वो आप ले सकते हो। फेस मास्क आपको ऑब्वियसली कैरी करना है। सैनिटाइजर की बोतल आप कैरी कर सकते हो। पेन, पेंसिल, इरेजर। ठीक है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में भी लिखा हुआ है ऑर्डिनरी नॉट साइंटिफिक, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। जो भी चीजें आप मुझसे कमेंट में पूछने वाले हो वो मैं 2 बार रिपीट करने वाला हूं, 2 बार रिपीट करूंगा, कि मुझे पता है ये सारी बातें आप कमेंट्स में पूछोगे। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ऑर्डिनरी का क्या मतलब है वो नीचे आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अब ये पिछले अटेम्प्ट से चल रहा है, पिछले अटेम्प्ट में भी ये वर्ड ट्रांसपेरेंट ऐड किया गया था। अब ये कितना फॉलो होता है मुझे नहीं पता, ग्राउंड लेवल पे कितना इसको चेक किया जाएगा मुझे नहीं पता। जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट दिया है December 21, वो लोग कमेंट करके प्लीज बताएं कि आप कौन सी सिटी से हो और आपके यहाँ ये चेक किया गया कि नहीं। ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसपेरेंट का राइटिंग बोर्ड, ये सब चेक किया गया कि आपको अलाउ किया गया, रिलैक्स्ड वे में इसको फॉलो किया गया था। वो एक्चुअल कॉम्प्लायंस क्या हुआ ये पास्ट अटेम्प्ट के बच्चे ही क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, एज पर द आईसीएस रूल्स ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको कैरी करना है। ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड आपको कैरी करना है। ठीक है, व्रिस्ट वॉच जिसमें और कुछ भी ना हो, सिर्फ डेट टाइम आप देख पाओ और कुछ भी फीचर नहीं होना चाहिए। तो जो आपका हेल्थ वाला वॉच होता है वो सब अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आप कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कैरी कर सकते हो। फिर है काम काम की बातें बताऊंगा, बहुत लंबा इंस्ट्रक्शन शीट है, काम काम की बातें आपको बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, फिर ध्यान दो, काफी बच्चे ये इग्नोर करते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि आइडेंटिटी कार्ड जो आप डाउनलोड करते हो वो एज इट इज वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, आपको एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड फॉलो करना है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट दे आर इन अ पोजीशन ऑफ अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड एज डाउनलोडेड फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑनलाइन स्टूडेंट अकाउंट स्मैश आईडी से, ड्यूली अटेस्टेड, लिखा हुआ है ड्यूली अटेस्टेड बाय ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द इंस्टीट्यूट। इन केस ड्यू टू एनी रीजन फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको ध्यान से सारी बातें सुननी है। अगर आपके एडमिट कार्ड पे गलती से फोटो और सिग्नेचर नहीं है तो आपको फोटो खुद फिजिकल उसके ऊपर चिपकाना है, फिजिकल एक्चुअल में साइन करना है, और आपके लिए अटेस्टेशन मैंडेटरी होगा। आपके लिए अटेस्टेशन मैंडेटरी होगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पे फोटो या सिग्नेचर नहीं है, आपको मैंडेटरी अटेस्टेशन करवा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, दिया है देखो, इन केस
ड्यू टू एनी रीजन नहीं है, नॉट अवेलेबल, देन द कैंडिडेट शुड अपडेट द सेम ऑन द स्टूडेंट अकाउंट ताकि आगे के लिए रहे, वो तो ठीक है. इन द मीन टाइम दे शुड अफेक्स हिज और हर फोटोग्राफ एंड पुट द सिग्नेचर ऑन द डाउनलोडेड आईडी कार्ड, और फिर आपको अटेस्टेशन लेना पड़ेगा. गैजेटेड ऑफिसर, मेंबर ऑफ आईसीएसआई, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, मैनेजर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, किसी से भी आप अटेस्टेशन ले सकते हो. ठीक है. और कोई भी टेक्निकल एरर या प्रैक्टिकल रीजन की वजह से अगर आप आईडी कार्ड नहीं ले पा रहे हो, टेक्निकल रीजन होता है, काफी बार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आईडी कार्ड दिखता ही नहीं है बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर, वहां लिखा रहता है कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर. ऐसा कुछ इशू है तो बिल्कुल पैनिक ना करें, कोई और आईडी कार्ड कैरी करें. ठीक है. कोई और आईडी कार्ड क्या क्या अलाउड है. ठीक है. टेक्निकल या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जैसे अगर आप आईडी कार्ड नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको कैरी कर सकते हो आप. ओरिजिनल पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ओरिजिनल कार्ड आप फॉलो कैरी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड. ठीक है. अब वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है वो आपको इन्विजिलेटर को समझाते आना चाहिए. ठीक है. इन्विजिलेटर को समझाते आना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम की वजह से आप आईडी कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड कैरी नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. चलो, फिर है कि प्री एग्जाम ओडीओपी आप कर लेना, जो भी अलाउड टाइमलाइन है उसके हिसाब से. फिर आप आधे घंटे के बाद एंटर नहीं कर सकते. ठीक है. अगर आप लेट हो गए हो तो आपको इसीलिए बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए. ठीक है. लेट हो गए तो आधा घंटे से ज़्यादा लेट हो गए तो आपको हॉल में घुसने नहीं मिलेगा, आपका अटेम्प्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा. तो प्लीज़ डोंट मेक दिस ब्लंडर. अगर आपको पता है आपको ट्रैवलिंग में टाइम लगने वाला है तो बहुत ज़्यादा समय पहले आप घर से निकल जाएं. ठीक है. जो खासकर ट्रैवल करते हैं, आउट स्टेशन ट्रैवल करते हैं, लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, प्लीज़ जल्दी निकलें. बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो आपको आने नहीं देंगे. मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ सॉरी 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 नहीं चलता. बच्चों को क्या है, आदत पड़ गई है, सॉरी बोल के सब काम हो जाता है, ऐसा उनको लगता है, पर कुछ जगह पे सॉरी काम नहीं करता, लापरवाही नहीं चलती. ठीक है. इसलिए कह रहा हूं, जो ट्रैवल करते हैं, लंबा ट्रैवल करते हैं और अनसर्टन टाइम है तो आप सेफर साइड बहुत जल्दी आप निकल जाएं. ठीक है. तो हाफ एन आवर के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी और 1 घंटे के पहले आप एग्जाम हॉल छोड़ भी नहीं सकते. कम से कम 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा. ठीक है. चलिए, तो पेपर वाइज कोई एग्जाम्शन है, ये सब है. ठीक है. तो उसमें आपको अपीयर नहीं करना है. ठीक है. आप रिक्वायर्ड नहीं हो, आप अपीयर मत करो. और गलती से अगर आप अपीयर हो गए, अगर आप कोई सब्जेक्ट में एग्जाम थे और आपने अपीयर कर लिया तो आपका एग्जाम्शन ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा. वहां पे भी सॉरी काम नहीं चलेगा, वहां पे भी सॉरी से काम नहीं चलेगा. अगर आप वो पेपर में चले गए, आपने शीट ले ली, आपने रोल नंबर भर दिया और सब हो गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगा. ठीक है. जो भी बेसिस पे आपने एग्जाम्शन लिया था वो बेसिस पे एग्जाम्शन ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा. ठीक है. ध्यान दो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते. तो इसलिए लिखा हुआ है साफ कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एग्जाम्प्टेड सब्जेक्ट्स. ठीक है. ठीक है. ध्यान दो, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है. ठीक है. इट इज रीइटरेटेड दैट पेपर वाइज एग्जाम्शन ग्रांटेड स्टूडेंट आर कैंसल्ड ऑन द सबमिशन. अच्छा, ये तो वो दिया हुआ है कि अगर आपको एग्जाम्शन क्लेम नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम्शन ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो अलग से आपको कैंसिल करवाने होते हैं. ठीक है. तो वो लिखा ही हुआ है. और अगर आप रीअपियर हो गए, ठीक है, मतलब एग्जाम्प्टेड थे लेकिन आपने अपीयर कर दिया, तो आपका एग्जाम्शन कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. वो एक अलग पॉइंट में भी साफ 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 लिखा हुआ है. ठीक है. ठीक है. यहां साफ साफ लिखा हुआ है. Further, if such candidates appear in any paper disregarding the exemption granted as shown in the admit card, the exemption will be cancelled by the institute without notice and shall not be revived under any circumstances. ठीक है. तो एक गलती नहीं करनी है. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए. और एक बहुत ही अच्छे से दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने कि अगर आपको 60% के बेसिस पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स में एक साथ एग्जाम्शन मिला था, आई होप एग्जाम्शन क्राइटेरियाज आपको पता होंगे, वो मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा. तो आपको पता होगा कि अगर
एक ग्रुप में अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो, एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट में फेल हो और रिमेनिंग तीनों पेपर में एग्रीगेट 60% मार्क्स है आपको, तो तीनों सब्जेक्ट एक साथ एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको तीनों सब्जेक्ट एक साथ एग्जाम्पशन मिला था और एक आध पेपर में भी गलती से आप पहुंच गए, तो तीनों एग्जाम्पशन एक साथ कैंसिल होंगे। तो आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पशन एक ही सब्जेक्ट का मिला था तो एक ही विड्रॉ होगा, पर अगर मल्टीपल एग्जाम्पशंस एक साथ मिले थे और उनमें से एक पेपर में भी आप अपीयर हो गए, तो तीनों एग्जाम्पशंस विड्रॉ हो जाएंगे। जिन्होंने ये एग्जाम्पशन लिया हुआ है उनको आई होप पता होगा, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने एग्जाम्पशन लिया ही नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम्पशन लिए हुए हैं सब्जेक्ट्स के पास पेपर के बेसिस पे, उनको पता होगा कि मैं क्या टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। जिनका पहला अटेम्प्ट है, जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी एग्जाम्पशन क्लेम नहीं किया हुआ, उनको ये पॉइंट इग्नोर करना है। क्लियर है? चलिए, फिर है, ठीक है, देखो क्या क्या कैरी नहीं करना है। नो कैंडिडेट विल ब्रिंग और कैरी बुक, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स, पीस ऑफ पेपर, मोबाइल फोन, साइंटिफिक और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, लैपटॉप, कोई भी चीज आप, हेल्थ बैंड, ये वो कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग आप मतलब वैल्यूएबल चीजें, ठीक है, वो आपके रिस्क पे है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वीडियो का, कि जो रिटन पेपर्स हैं, ठीक है, रिटन पेपर्स के मैं बात कर रहा हूं, एमसीक्यू वाले नहीं। एमसीक्यू के लिए एक सेपरेट पॉइंट नीचे आने वाला है। रिटन पेपर्स के लिए साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट आंसर्स टू क्वेश्चन देयर ओन हैंडराइटिंग विथ ब्लू कलर इंक पेन और बॉल पॉइंट पेन। सिर्फ ब्लू कलर ही अलाउड है। काफी बच्चे पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे 3-4 अटेम्प्ट से वीडियो बना रहा हूं, हर अटेम्प्ट में मैं बता चुका हूं, स्टिल लोगों को लगता है कि ब्लैक पेन अलाउड है रिटन पेपर्स में, ठीक है। रिटन पेपर्स में ब्लैक पेन अलाउड नहीं है एज पर आईसीएसआई गाइडलाइंस, ठीक है। सिर्फ ब्लू कलर इंक और पॉइंट पेन अलाउड है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। राइटिंग आंसर्स विद रेड, ग्रीन और एनी अदर कलर इंक इज प्रोहिबिटेड। और एक ही कलर है। काफी बच्चे भी पूछते हैं सर वो अलग से मैं अंडरलाइन कर सकता हूं क्या? मल्टीपल कलर्स अलाउड नहीं है, सिर्फ ब्लू कलर पेन, एक ही कलर पेन की अलाउड है। मल्टीपल कलर सोचना भी मत, ठीक है। खुद की पेन लाओ, ठीक है, शेयरिंग अलाउड नहीं है, एक्सचेंज या बोरिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर कैलकुलेटर के लिए भी देखो लिखा हुआ है, ठीक है, नॉइसलेस, कॉर्डलेस, ऑर्डिनरी कैलकुलेटर विथ नॉट मोर देन 6 फंक्शंस, 12 डिजिट्स एंड 2 मेमोरी। तो ये ऑर्डिनरी का डेफिनेशन है। 6 से ज्यादा फंक्शन नहीं होने चाहिए, 12 से ज्यादा डिजिट्स नहीं होनी चाहिए और 2 से ज्यादा मेमोरी फंक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामेबल, साइंटिफिक, कोई और स्पेशल टाइप का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको वो अंदर लेके जाने नहीं देंगे, ठीक है। चलो, फिर है कि क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है। आईडी का, एडमिट कार्ड, इस पे उस पे किसी पे भी कोई भी चीज लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ओएमआर वाले पेपर पे, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर में देखो क्या अलाउड है, कैंडिडेट शुड करेक्टली राइट देयर रोल नंबर in words and figures in the boxes and darken the corresponding OMR circles in the cover page on the main sheet in blue or black ball point pen only. अब 2 कलर अलाउड है, ब्लू या ब्लैक दोनों अलाउड है ओएमआर पेपर में, रिटन पेपर में अलाउड नहीं है। ओएमआर पेपर में ब्लैक पेन अलाउड है या ब्लू पेन भी अलाउड है और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन यानी इंक पेन और कोई पेन अलाउड नहीं है, सिर्फ बॉल पॉइंट पेन अलाउड है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कौन से पेन अलाउड है अब आपको क्लियर है। रिटन पेपर्स के लिए भी क्लियर है और ओएमआर वाले पेपर के लिए भी क्लियर है, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे आने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान देना। चलिए, ठीक है, बोथ द साइड्स ऑफ आंसर बुक आपको लिखना है, पेज छोड़ना नहीं है, ठीक है। दोनों पेजेस पे आपको लिखना है, पूरी मेन बुक कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आपको सप्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे भी देखो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां पे सॉरी नहीं चलेगा, सीधे इंस्टीट्यूट का नोटिस आएगा आपको, सीधे ईमेल और नोटिस आता है, ठीक है। और बाद में बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, फिर बोलते हैं सर हमसे गलती हो गई। ये सब नहीं चलता बेटा, अवेयर रहो क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, ठीक है। खुद का नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी चीज आंसर शीट में नहीं लिखनी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। नाम मेंशन नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, कोई अपील, कुछ भी, मार्क्स दे दो, भीख नहीं मांगनी है वहां पे, ठीक है। नंबर अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यूज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ पेन, वो भी अलाउड नहीं है, अदर देन ब्लू, ठीक है, अदर देन ब्लू अलाउड नहीं है। एक ही
पेपर में मल्टीपल कलर अलाउड नहीं है। अब ओएमआर में भी ऐसा नहीं कर सकते, एक गोला ब्लू से मारा, एक गोला ब्लैक से मारा, सर लिखा तो है। अरे भाई दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, पूरे पेपर में एक ही कलर की पेन चलेगी, डिफरेंट कलर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। रिटर्न पेपर्स में तो वैसे भी अलाउड नहीं है, सिर्फ ब्लू ही अलाउड है। ओएमआर में भी ब्लू या ब्लैक दोनों में से एक ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट कलर पेन अलाउड नहीं है। कोई क्रिटिसिज्म, रिलीजियस रिमार्क्स, और ये आपको पता ही है काफी बच्चे लिखते हैं, रिलीजियस भी कुछ भी आप लिख नहीं सकते, ठीक है, ध्यान देना। गॉड या कोई भी चीज का, खुद के आइडेंटिटी का, लोकेशन का कोई भी चीज आप इंडिकेशन नहीं दे सकते, बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको लिया जाता है, तो प्लीज ध्यान दें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, तो इंस्टीट्यूट कैसे चेक करेगा? जो पहले पहले वाले हैं वो चेक कर लेगा, इंस्टीट्यूट जो पहले पहले वाले हैं वो चेक कर लेगा, लास्ट वाला कोई एक्स्ट्रा होगा तो वो चेक नहीं किया जाएगा। तो अगर आप मल्टीपल यानी ऑप्शन वाले भी सॉल्व कर रहे हो तो जो बेस्ट है आपका वो पहले लिख लेना, जो बेस्ट आंसर पॉसिबल होगा वो पहले लिख लेना, और जो आप एक्स्ट्रा ऐसे ही कर रहे हो जिसमें कम मार्क्स मिलने की संभावनाएं हैं वो सबसे आखिरी में सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले पहले चेक किए जाएंगे, लास्ट वाला जो भी एक्स्ट्रा होगा वो चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। साफ साफ पढ़ लो। ओनली द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड फर्स्ट up to the required number will be valued and awarded marks and the remaining answers will be ignored। वो चेक ही नहीं होंगे। तो वो लॉजिक कुछ बच्चों को बचपन वाला याद होता है कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले होंगे वो लेंगे और जो इसमें कम मार्क्स होंगे वो इग्नोर होंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो पहले पहले लिखे होंगे वो चेक कर लेंगे, जो आखिरी वाले हैं वो चेक ही नहीं होंगे, ठीक है। फिर फ्रेश पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है और कोई भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो। मेन क्वेश्चन कोई भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो, लेकिन उसके जो सब पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स और सब क्वेश्चंस शुड बी अटेम्प्टेड कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके जितने भी एबीसीडी हैं वो आपको एक ही जगह लिखने हैं, पर क्वेश्चन 1 2 3 ये जो है आप अलग अलग सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, क्लियरली मैं बता रहा हूं। फिर टू द पॉइंट आंसर लिखना है, फालतू बकवास करनी नहीं है। प्रोविजंस ऑफ लॉ अच्छे से लिखना है, केस स्टडी बेस्ड है तो केस लॉ का रेफरेंस देना है, एनालिटिकल और लॉजिकल कंक्लूजन और प्रेजेंटेशन अच्छी आपको रखनी है क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है। और अमेंडेड आंसर्स लिखने अप टू 6 मंथ्स बिफोर तक के सारे अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर ये भी एक ध्यान दो, ये भी बच्चों को अंदाजा नहीं होता है, ये भी बच्चों को अंदाजा नहीं होता है, ध्यान देना। कैंडिडेट शुड राइट द आंसर इन अ लेजिबल मैनर, पढ़ते आना चाहिए, समझने वाली हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए। अगर वो समझ में ही नहीं आ रही है, पढ़ने में ही नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है, तो सीधे 0 मार्क दिया जाएगा। बहुत ही हार्श है ये, पर ऐसा ही है, ध्यान देना। हैंडराइटिंग प्लेज अ रोल, ठीक है। एनी आंसर बुक containing bad or illegible handwriting is liable to be awarded 0 marks by the examiner, क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, फिर कोविड अभी भी है तो वो सब सेम ही है, ठीक है। मास्क कैरी करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन एडमिट कार्ड के साथ आपने डाउनलोड कर लिया होगा, वो डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके ही जाना है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहां लिखा हुआ है फीवर कफ ये वो है तो मत जाओ, पर इतना स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस इसका नहीं चल रहा है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक सिर्फ तभी होना है जब आप कोविड पॉजिटिव हो, आपके पास रिपोर्ट है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, तब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेगेटिव की कोई कैरी करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव कोविड रिपोर्ट कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सब बाकी नॉर्मल दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है। ओएमआर के लिए भी साफ साफ मैंने बता दिया है, ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन अलाउड है, ठीक है, ध्यान दो। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेंसिल अलाउड नहीं है ओएमआर सब्जेक्ट में। काफी बच्चों को लगता है कि पेंसिल से सर्कल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पेंसिल अलाउड नहीं है, पेन ही यूज करनी है, ब्लू या ब्लैक। और इसीलिए अब क्योंकि आप पेन यूज करोगे तो मिटा सकोगे नहीं, जो काफी बच्चे तो बोलते हैं ना मिटा के सर दूसरा कर सकते हैं क्या, अबे पेन ही अलाउड है, पेन पेंसिल अलाउड ही नहीं है, तो मिटाओगे कैसे, पेन को कैसे मिटाओगे, ठीक है। तो वो मिटाना भी अलाउड नहीं है। और मल्टीपल सर्कल्स अगर आपने कर लिए, ध्यान दो, गलती से दो सिलेक्ट कर लिए तो वो वैसे भी रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। मल्टीपल डार्कन सर्कल फॉर अ क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग आंसर, उस पर भी नेगेटिव मार्किंग मिलेगी आपको। और जो अनआंसर्ड है, फॉर क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड दैट इज ब्लैंक, नो मार्क्स विल बी गिवन और डिडक्टेड, ठीक है, वो 0 में आएगा, ठीक है। तो
मिटाने का ऑप्शन नहीं है, सोच समझ के ऑप्शन टिक करें, सोच समझ के ऑप्शन टिक करें, आप मिटा नहीं पाओगे, ठीक है। नो ऑप्शन टू चेंज ऑल्टर और इरेज द आंसर, कोई भी लिक्विड और व्हाइटनर अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो, तो बाकी सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी, वीडियो लाइक कर दी होगी, और व्हाट्सएप पे इसको स्टेटस जरूर रखना सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले और कोई भी बंदा कोई भी ब्लंडर या मिस्टेक ना कर पाए, ठीक है। इतनी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।